हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट हमने कवर किया था मानव विकास के 4 स्तंभों की चर्चा की थी। मानव विकास की जो संकल्पना थी हमने कल उसकी चर्चा की थी। आज एक नए टॉपिक के साथ अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से उपागम हैं जिसके माध्यम से मानव भूगोल में जो मानव विकास की हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से ऐसे उपागम हैं जिसके माध्यम से हम मानव विकास जो डेवलपमेंट इंडेक्स होता है हम उसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि 4 स्तंभों की हमने चर्चा की थी। 4 प्रमुख इसके स्तंभ होते हैं मानव विकास के। एक होता है समता, एक होता है सतत पोषणीयता, एक होता है उत्पादकता, और लास्ट में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से हम इन सभी जो 4 स्तंभ हैं उनको हम क्रियान्वित करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो जो चौथा स्तंभ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और चौथे स्तंभ में हमारी चर्चा हुई थी सशक्तिकरण के बारे में। तो 4 हमने स्तंभ पढ़े, और अब 4 स्तंभ पढ़ने के बाद हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस की कि कौन कौन से ऐसे उपागम है। तो हिंदी में बोलते हैं मानव विकास के उपागम। हिंदी में कहते हैं मानव विकास के उपागम, यानी कि अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अप्रोचेस है। देखिए, नंबर वन होता है आय, और इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। देखिए, इसकी चर्चा हमने मानव विकास सूचकांक का जो इंडेक्स था उसमें भी हमने चर्चा की थी, और मैंने आपको वहां बताया था कि जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है आय, यानी इनकम सोर्स होता है। सेकंड नंबर पे तो जो होता है वो होता है एजुकेशन, और फिर लास्ट में आता है लाइफ स्टाइल, यानी किस प्रकार से आप अपने जीवन को चलाते हैं, उसकी जीवन की जो क्वालिटी है वो कितनी हाई लेवल पर रहती है, वही आपके मानव विकास को निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार से हम विकास के उपागम की चर्चा कर रहे हैं। तो विकास के इस उपागम में सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो होगा इनकम, यानी कि आय के साधन। तो जिस प्रकार से किसी देश में आय का जो साधन है यानी इनकम का जो सोर्स है, तो इनकम का सोर्स जितना मजबूत होगा, जितना प्रभावी होगा, जितना बड़ा होगा, तो वहां जो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा वो ऑटोमेटिक राइज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका देश की हम बात करें। अब अमेरिका में कोई उद्योग की बात करें, कोई इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम बात कर रहे हैं लोहा इस्पात उद्योग। किस उद्योग की बात करें? लोहा इस्पात उद्योग या आयरन स्टील कंपनी की हम बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करें। तो यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग में जो रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल क्या होगा? यानी कच्चा माल, यानी होगा क्या? तो यहाँ होगा लोहा आयरक्स, क्योंकि इसके लिए जो प्रमुख रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए लोहा आयरक्स। जितना लोहा आयरक्स होगा वहां पर ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ करेगी। और इसके अलावा क्या चाहिए? शक्ति के साधन, यानी कोयला चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? मार्केट, और क्या चाहिए? लेबर, यानी श्रम। टेक्निक भी चाहिए, यानी इसका अंतिम जो इंपॉर्टेंट है वो तकनीकी। तो ये सभी एलिमेंट जो हैं, ये सभी एलिमेंट यदि किसी देश के पास बहुत अधिक मात्रा में है, यदि हम इस इंडस्ट्री की बात करें, कोयला है, मार्केट है, श्रम है, तकनीक है, लोएक्स है, ये सभी है, तो होगा क्या? उद्योग जो होगा वो तीव्र गति से ऊपर की ओर जाएगा। और यदि उद्योग यानी इंडस्ट्री यदि ऊपर जाती है, इंडस्ट्री से प्रॉफिट होता है, ठीक है, ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। यदि किसी इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने से क्या होगा? यहां जो काम करने वाली जो लेबर होगी, यहां काम करने वाली जो श्रमिक होंगे, जो लेबर होगी, उस लेबर का जो पर कैपिटा इनकम होगा, प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी तो
ऑटोमेटिक क्या होगा, उस देश की आय में इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मानव विकास के उपागम में जो आय के स्रोत है, सोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम किसी भी देश की बात करें तो वहां जो इंडस्ट्री होगी वो इंडस्ट्री इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वो आय के साधन होती है। चाहे आप इसके अलावा इंडस्ट्री में और भी कोई टूरिज्म इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है ना, एजुकेशन है, एजुकेशन में भी जितना अधिक इनकम होगा तो वहां जो मानवीय स्तर होगा, मानव का जो विकास होगा वो कैसा हो जाएगा, हाई लेवल पर चला जाएगा। तो ये नंबर 1 अप्रोच हो गया, उसको बोलेंगे हम इनकम। नंबर 2 अप्रोच की बात करते हैं। नंबर 2 पे हम किसे रखते हैं, तो नंबर 2 पे हम रखते हैं कल्याण उपागम। नंबर 2 पे हम किसे रखते हैं, कल्याण उपागम। नंबर 2 कल्याण उपागम, और इंग्लिश में कहेंगे वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच, ठीक है, वेलफेयर अप्रोच यानी कल्याण उपागम। अब देखिए इस कल्याण उपागम में क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल्याण उपागम में हम क्या कर रहे हैं कि मानव के विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए हम शिक्षा उच्च स्तर पर लेके जा रहे हैं। हम रहन सहन की जो पद्धति है यानी जीवन जीने की जो कला है उसको हम ऊपर कर रहे हैं, और मानव सभ्यता के लिए, मानव के लिए हम क्या कर रहे हैं, सदैव कल्याण की भावना से कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 की इस महामारी के दौर में हर कोई व्यक्ति, विशेषकर जो गरीब तबका है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा था या अपने स्थान विशेष में भी वो जीवन यापन कर रहा था, तो उसके पास कोई खाने पीने का सामान या अन्य कोई आय का स्रोत उसके पास लगभग समाप्त सा हो गया था। तो हर कोई एजेंसीज, हर कोई ऐसी जो एजेंसी वगैरह होती है या हेल्पिंग जो सिस्टम्स हमारे होते हैं, उन्होंने हमारी मदद की। तो उन लोगों को हमने क्या किया, उन्हें उन लोगों को हमने प्रोवाइड कराया, चाहे वो भोजन हो, चाहे कुछ पैसे हो, या कुछ उनके आवश्यक सामग्री हो, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, वो हमने कार्य किया। तो हमने क्या काम किया, कल्याण उपागम, मतलब किस चीज का कल्याण हमने किया, किसी व्यक्ति का, किसी समाज का हमने कुछ उससे जरूरतमंद जो उसको सहायता चाहिए थी वो हमने उपलब्ध करवाई। तो हमने क्या किया, कल्याण किया। तो इस प्रकार से तो मानव विकास के इस उपागम में आय के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, कल्याण। तो हम इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रख सकते हैं, शिक्षा को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं, शिक्षा, यानी एजुकेशन भी क्या है, हम जो ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं ये ऑनलाइन भी क्या है, शिक्षा। तो ये क्या है, कल्याण, यानी इससे किसी ना किसी व्यक्ति विशेष का, किसी ग्रुप विशेष का कुछ ना कुछ जो भी उन्हें चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है फ्री एजुकेशन के माध्यम से। इसके अलावा क्या है, चिकित्सा यानी मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा संबंधी ये क्रियाकलाप भी हो रहा है। यानी देखिए शिक्षा भी मिल रही है, चिकित्सा भी मिल रही है। आप देखिए जितने भी कोविड-19 की जो चिकित्सा पद्धति है, कोविड-19 के उपचार के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वे सभी फ्री हैं, बहुत मिनिमम रेट में। कहीं पर ऐसी स्थिति भी है जहां पर यदि कोई चार्ज किया जा रहा है तो बहुत मिनिमम रेट पर वो काम किया जा रहा है। तो चिकित्सा संबंधित उपागम भी किसमें शामिल कर रहे हैं, मानव विकास में। इसके अलावा सिक्योरिटी, यानी इसके अलावा क्या है, सुरक्षा। देखिए सुरक्षा भी क्या है, मानव कल्याण उपागम में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। आज हम रात में 9, 10, 11, 12 बजे अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फील हो रही है, सिक्योरिटी फील हो रही है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन जो होता है वो मुस्तैद रहता है, रात्रि के समय गश्त लगाता रहता है। तो कोई भी व्यक्ति बिना भय के, बिना किसी डर के आवागमन करता है। तो ये क्या हो गया, सुरक्षा। इसको भी हम किस में सम्मिलित करते हैं, इसको भी हम वेलफेयर अप्रोच में सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम अपने जो देश में, प्रदेश में जो उच्च साधन होते हैं उनका भरपूर उपयोग कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड, कल्याण उपागम, या इसको बोलेंगे वेलफेयर अप्रोच। और फर्स्ट है इनकम, ठीक है, फर्स्ट क्या है, इनकम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नंबर पे हम रखते हैं, इसको हम बोलते हैं आधारभूत उपागम। आधारभूत उपागम, ठीक है।
और इंग्लिश में बोलेंगे इसे बेसिक नीड अप्रोच। बेसिक नीड अप्रोच। अब देखिए, अब आपको हिंदी में लिखा हुआ है आधारभूत, तो हो सकता है कि आप कुछ इससे लिंक पकड़ पाए, नहीं तो आप इससे जरूर पकड़ लेंगे। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा हुआ है बेसिक नीड। अब ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है वो बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। सबसे बेसिक नीड तो यही है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, ये बेसिक नीड है। यानी कि हर व्यक्ति को 2 वक्त का खाना चाहिए, हर व्यक्ति को 2 वक्त का क्या चाहिए? खाना चाहिए। अपने तन को ढकने के लिए, चाहे वे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसके लिए यदि अपने तन को ढकना है तो क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। चाहे बाढ़ है, चाहे सुनामी है, चाहे विभिन्न प्रकार की आपदा है, गर्मी है, सर्दी है, उसके लिए क्या चाहिए? रहने के लिए आवास चाहिए, मकान चाहिए। हर व्यक्ति को क्या उपलब्ध करानी है? शिक्षा। शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। शिक्षा उपलब्ध होने से उसे सही ढंग का पता लग सकता है। और विशेषकर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 या 15 साल को एनालिसिस करें तो पिछले 10 साल 15 साल में बालिकाओं की जो शिक्षा है या बालिकाओं की शिक्षा की जो सरकार के द्वारा जो उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं वो इतने अधिक हो चुके हैं कि बालिकाएं हमेशा शीर्ष पर है। उनका परीक्षा परिणाम कैसा है? शीर्ष पर है। तो ये जरूरी है कि हर समाज के लिए, विशेषकर ऐसा समाज जो बहुत नीची कैटेगरी पर है, जो बिल्कुल नीचे ब्लॉक कैटेगरी पर काम कर रहा है, ऐसे समाज में शिक्षा का प्रसार करना, वहां की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, ताकि वे अपने अधिकारों की पहचान कर सके और अपने लिए लड़ सके, अपने परिवार के लिए लड़ सके, अपने समाज के लिए लड़ सके। तो शिक्षा महत्वपूर्ण हो गया। और फिर हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य। यानी कि हेल्थ की जो एजेंसीज हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है, चाहे वे हम बात करें कुपोषण हो, ठीक है, महामारी हो, ऐसी जो बीमारियां हैं, ऐसी जो कुपोषण की जो स्थितियां हैं जो हम देखते हैं कि बालक बालिकाएं जो है रोडों पर, जो गरीब तबके के लोग होते हैं रोड पर भीख मांगते नजर आते हैं, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। तो इन चीजों को हमें क्या करना है? उन चीजों को हमें डेवलप करना है। तो डेवलप किसके माध्यम से करेंगे? हम डेवलप करेंगे इसे ह्यूमन डेवलपमेंट के जो अप्रोचेज है उसके माध्यम से हम डेवलप करेंगे। आधारभूत उपागम में क्या आ गया? रोटी जरूरी है। 2 पेट भरने के लिए 2 वक्त खाना अत्यंत आवश्यक है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये इनकी एक बेसिक नीड है जिसको हमें फुलफिल करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके अलावा हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यदि ये सब हमने उसको प्रोवाइड कर दिया है तो फिर इसके लिए एक महत्वपूर्ण और होता है जलापूर्ति, ठीक है, या जल संसाधन, जल उपलब्ध करवाना, ठीक है, ये भी जरूरी है। यानी जलापूर्ति भी जरूरी है। यदि जलापूर्ति नहीं होगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा? तो ये सब बेसिक नीड के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब इसकी अंतिम जो है वो 4th नंबर का जो अप्रोच है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और 4th नंबर का जो अप्रोच है वो होगा क्षमता उपागम। मैं इसको उठा देता हूं और 4th नंबर भी यहां लिख देता हूं। इसको बोलेंगे हम क्षमता उपागम, और इंग्लिश में क्षमता उपागम को बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। इंग्लिश में बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। ये तो हो गया इनकम अप्रोच, ये वेलफेयर अप्रोच, ये बेसिक नीड अप्रोच, और ये क्षमता उपागम का मतलब क्या हो गया? कैपेबिलिटी अप्रोच। क्षमता उपागम का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने समाज के जो मानव समुदाय है उसकी क्षमता को विकसित करना होगा, उसकी क्षमता का विकास करना होगा। उसकी क्षमता क्या होगी? हर व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। आप देखते हैं समाज में, हम देखते हैं कि समाज में 10, 12, 15, 20 लोग हैं, तो हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग होती है। हर व्यक्ति का जो माइंड लेवल होता है वो अलग होता है। कोई इंजीनियर फील्ड में जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो खिलाड़ी बन जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो साहित्यकार बन जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ अद्भुत काम करता है,
कोई राजनीति में चले जाता है, कोई साहित्य कलाकार बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्षमता उपागम को बढ़ाना पड़ेगा, हमें क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा। हमें उस युवा के भीतरी भाग में छुपी प्रतिभा को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की क्षमता रखता है। हर कोई व्यक्ति की कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी है, यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को पहचानना जरूरी है। ये पहचान स्वयं भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? स्वयं जैसे अलग अलग चीजें हैं। जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी व्यक्ति को टीचर बनना पसंद है, किसी व्यक्ति को कोई दूसरा कार्य करना पसंद है। तो ये पसंद किस पर डिपेंड करेगा? उसकी खुद पर, कि वो क्या चाहता है। हम किसी व्यक्ति पर कोई चीज थोप नहीं सकते कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ये डिपेंड करेगा उसकी कैपेबिलिटी पर, और वो कितनी कैपेबिलिटी से अपना वो काम कर पा रहा है, यानी कितनी क्षमता से वो अपना काम कर पा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण हो गए अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि नंबर 1 इनकम सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो इनकम अप्रोच हो गया। कल्याण उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच, कि हमें हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा संबंधित हो, सुरक्षा हो, सिक्योरिटी से हो। ठीक है। बेसिक नीड अप्रोच यानी कि आधारभूत जो वस्तुएं है, आधारभूत जो बेसिक उसके लिए उपलब्ध करवानी है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति हो, वो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में मैंने बताया आपको कैपेबिलिटी अप्रोच यानी क्षमता उपागम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हो जाने से क्या होगा, इन सभी को पढ़ लेने से, समझ लेने से हम संपूर्ण रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिक अप्रोचेस की, हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरे टॉपिक की, जो कि हम उसको नाम देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। और हम लेटेस्ट 2019 का जो मानव विकास सूचकांक है हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। शॉर्ट में करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे 2019 का, और साथ में मैं आपको 2018 का भी बता दूं। देखिए सबसे नंबर 1 कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है ये किसके द्वारा जारी किया था? तो ये जारी किया था यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा जारी करते हैं? यूएनडीपी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसका हिंदी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इसकी शुरुआत कब से की गई? इसकी शुरुआत 1990 से प्रारंभ मानी जाती है, और कल भी हमने चर्चा की थी, आज भी मैं आपको एक बार बताता हूं। इसको जारी करने के लिए या इसका अनुमोदन करने के लिए एक व्यक्ति था, महबूब उल हक। मैंने बताया था ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, और भारत के अमर्त्य सेन, ये भारत के नोबेल प्राइज में, ये भारत मूल के थे, ये भी अर्थशास्त्री। ठीक है, हमने चर्चा की थी कल वाले लेक्चर में। तो 1990 से प्रारंभ माना जाता है, और 1990 से प्रतिवर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो 3 बातों पर देखा जाता है। किसी भी देश में जो 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन पर देखा जाता है। जैसे नंबर 1 किन किन पे चर्चा होती है? आय को देखते हैं। नंबर 2 शिक्षा को देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार की उस देश में। और नंबर 3 जीवन प्रत्याशा, यानी कि वहां का लाइफ स्टाइल, वहां का लाइफ स्टाइल किस प्रकार का है, किस प्रकार से वहां पर जीवन शैली को जीने का तरीका सिखाया जाता है या वहां के लोग फॉलो करते हैं।
तो तीन चीज होती है, आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ये महत्वपूर्ण होता है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि मानव का विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक इनकम सोर्स अच्छा हो, एक एजुकेशन अच्छी हो, और जब ये दोनों अच्छा होगा, एजुकेशन भी होगा अच्छा और इनकम सोर्स भी अच्छा होगा, तो नॉर्मली है वहां का जीवन जीने का तरीका है वो भी, उसमें भी बदलाव आएगा। तो ये महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो मार्किंग होती है, इसके जो नंबर दिए जाते हैं वो 0 से 1 के बीच में दिए जाते हैं। ध्यान रखना है, 0 से 1 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। यानी कि कैसे नंबर देंगे, 0.289, 0.385, 0.990। अब नंबर देखो किसमें मिल रहे हैं आपको, 0 से 1 के बीच में ही मिलेंगे, 1 से ऊपर नहीं मिलेगा और 0 से कम नहीं मिलेगा, इस सीरीज में मिलेगा। अब जो नंबर सबसे कम होगा, जैसे मान लीजिए सबसे कम है, ये सबसे कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये सबसे नीची कैटेगरी का, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसे कहाँ स्थान मिलेगा, सबसे नीचा। इसका मतलब यहाँ पर आय का सोर्स, इनकम सोर्स, एजुकेशन सोर्स और लाइफ स्टाइल, ये सभी चीजें कैसी हैं, बहुत बिलो कैटेगरी में चल रही है। और जिसका क्रमांक या जिसके नंबर सबसे हाई लेवल पर होंगे, जैसे 0.990, इसका मतलब इसका जो मानव विकास कैसा होगा, उच्च होगा, हाई लेवल पर होगा। ये कैसा होगा, ये इसको मध्यम नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 585, तो ये कैसा हो गया, मध्यम प्रकार का। कैसा हो गया, मध्यम प्रकार का। तो ये तीन कैटेगरी, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में रैंकिंग मिलती है। रैंक इनको मिलता है जिसकी सबसे ज्यादा रैंक, मतलब जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं वो रैंक 1 कहलाएगी। उसके बाद रैंक सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे रैंक इसमें मिलती जाती है। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने आपको कि कहां से कहां तक रेंज होती है 0 से 1 तक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुल कितने देशों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है, तो इसमें इस रैंकिंग में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो यहां लिख देता हूं, कुल देशों की संख्या कितनी है। कुल देशों की संख्या है 189। कुल देशों की संख्या कितनी है, 189। यानी इस यूएनडीपी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कितने देशों पर निकाला जाता है, 189 देशों पर निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट बात, भारत का जो क्रमांक है, ये भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो भारत का जो स्थान है वो 129वां है। यानी 129वें स्थान पर है भारत। पूरे वर्ल्ड में 189 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 129। ये कौन से आंकड़े पर, 2019 के आंकड़े पर। आपसे पूछे तो फिर बताइए 2018 के आंकड़े थे, उस 2018 के आंकड़े पर भारत कौन से स्थान पे था, तो 2018 के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से भारत 130वें स्थान पे था। कौन से स्थान पे था, 130वें स्थान पर। इसका मतलब भारत ने एक पायदान ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, ऊपर चढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ है कि इनकम सोर्स बढ़ा होगा, एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज आए होंगे और जीवन जीने की जो कला है, जीवन प्रत्याशा जो है उसमें वृद्धि हुई होगी। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के समय या 19 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा भारत का स्थान कौन सा है। यदि पूछता है गत वर्ष 2018 में कौन सा स्थान है, तो गत वर्ष कौन सा स्थान है, 130वां स्थान था। इसे निकालता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत ये निकाला जाता है। इसके जनक कौन है, महबूब उल हक इसके जनक माने जाते हैं। भारत में कौन, अमर्त्य सेन भारत से माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। कब प्रारंभ किया गया, 1990 पर, 90 में प्रारंभ किया गया। किसकी तर्ज पर प्रारंभ किया गया, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन संयुक्त रूप से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया और फिर ये यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये तो बात हो गई भारत के संदर्भ में। अब हम टॉप की बात करें कि टॉप के कौन कौन सी कंट्रीज है जो हमेशा, या उनका जो सूचकांक है वो हमेशा टॉप पर रहता है। उनमें मोस्टली नॉर्वे का नाम आता है, स्वीडन का नाम आता है, आयरलैंड का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है,
और आप सूची देखें तो कुल देशों की सूची 189 होगी। सबसे नीचे यानी सबसे निचले स्तर पर ये तो हो गए टॉप कंट्रीज हो गई। तो टॉप कंट्रीज जिनका क्रमांक 1 2 3 4 5 6 इसमें चलता है। और जो बिलो कैटेगरी में जो होते हैं उन बिलो कैटेगरी में किन्हें शामिल किया जाता है? तो मोस्टली बिलो कैटेगरी में जैसे हम देखें नाइजीरिया, सूडान, इसके अलावा हम देखें चाड, बुरुंडी, ये सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं। यानी ये वह देश है जो निम्न स्तर पर है, ये वे देश हैं जो कैसे स्तर पर? निम्न स्तर पर। और ये देश कैसे हैं? जो उच्च स्तर पर बने हुए। यानी यहाँ का जो एसडीआई मान होगा वो कैसा होगा? ऊपर बढ़ा हुआ मान होगा। और इन देशों का जो मान होगा वो कैसा होगा? निम्न स्तर का होगा, नीचा गिरा हुआ मान होगा। इसका मतलब यहाँ पर इन चीजों पर आय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, और दिया जाता है तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। कुछ इस तरह की स्थितियां होती है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 12 के हिसाब से एनसीईआरटी और आरबीएस के अकॉर्डिंग हमने इसको कवर कर लिया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमने कवर कर लिया। और एज वेल एज जो भी इसकी प्रमुख बातें थी, जो हमने लगभग इसमें 6 वीडियो कवर की हैं। जहां हम पढ़ रहे थे माइग्रेशन को हमने शुरुआत की थी, और माइग्रेशन से हम चलते हुए माइग्रेशन का डेफिनेशन को हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को पढ़ा, इंटरनेशनल नेशनल माइग्रेशन को पढ़ा। उसके बाद हमने ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा, और लास्ट हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ा। इस प्रकार से जो हमने 6 लेक्चर्स आपको दिए हैं, उन 6 लेक्चर्स को आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएस। उसके अलावा ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये करंट बिहाफ पर भी पूछा जाता है। जितनी भी एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो या स्टेट लेवल के हो, उसके बिहाफ पे भी पूछा जाता है। और एज वेल एज ये रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रीट और सीटेट ये दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, बैक टू बैक मैं वीडियोस हर चीज के लिए बनाता जा रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन में क्लास 10 to 12 हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आप बने रहें, करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहें, ताकि आपको जो करंट की जो नॉलेज है उससे भी आप जुड़े रहें। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।